राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़, क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर कंपनी लॉ। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी का पर्दा उठाना, बेनकाब करना। इससे पूर्व के क्लास में हमने इसके ठीक विपरीत एक सिद्धांत, कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व के सिद्धांत का जिक्र किया था। कंपनी के इस पृथक वैधानिक अस्तित्व के सिद्धांत में कंपनी के सदस्यों का कंपनी से पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी में चाहे जितना भी नुकसान हो, उस नुकसान के लिए कंपनी ही स्वयं जिम्मेदार होगी। सदस्यों का पृथक अस्तित्व होता है, चाहे उन सदस्यों ने कंपनी में अपनी अन्याय और कुप्रबंध की नीति के आधार पर उन्होंने कंपनी को नुकसान पहुंचाया हो, लेनदारों को कितना नुकसान हुआ, अंशधारियों को कितना नुकसान हुआ हो, इसके लिए इस कंपनी के सदस्य जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसा हमने पृथक अस्तित्व के सिद्धांत में पढ़ा था। ठीक इसके विपरीत आज है कंपनी का पर्दा उठाना, कंपनी को बेनकाब करना। ये सिद्धांत इसके विपरीत ये कहता है कि अन्याय और कुप्रबंध के द्वारा सदस्यों ने अगर किसी कंपनी में किसी प्रकार का नुकसान किया है, लेनदारों को नुकसान किया है, कपटपूर्ण व्यवहार से अंशधारियों को नुकसान किया है, उस नुकसान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। न्यायालय के द्वारा कंपनी का पर्दा उठाकर उस संपूर्ण नुकसान के लिए कंपनी के सदस्यों को, कंपनी के संचालकों को या उसमें अन्य किसी भी प्रकार के अन्य कोई सदस्य इसमें सम्मिलित हैं, उन सदस्यों को सीधा जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कंपनी का पर्दा उठाकर जितना भी असीमित दायित्व है, जितना भी कंपनी में नुकसान हुआ है, उस नुकसान के लिए, उस असीमित दायित्व के लिए, उसके लिए जो संबंधित अधिकारी, संचालक, सदस्य जो भी जिम्मेदार हैं, उनको उसका उत्तरदायित्व दिया जाएगा और लेनदारों के ऋण पत्रधारियों के नुकसान की पूर्ति की जाएगी। तो सोलोमन एंड सोलोमन केस में हमने पढ़ा था कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है जिसका उसके सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। ये सिद्धांत कंपनी और उसके सदस्यों के बीच एक पर्दा या दीवार उत्पन्न करता है। इस पर्दे को निर्गम्य पर्दा, समामिलन का पर्दा के नाम से जाना जाता है, किंतु कभी कभी न्यायालय इस पर्दे को हटा सकते हैं तथा कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब न्यायालय कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार कर कंपनी के कार्यकलापों में संचालकों एवं सदस्यों की भूमिका की जांच करता है तो उसे कंपनी का पर्दा उठाना या कंपनी को बेनकाब करना कहते हैं। न्यायालय कंपनी को बेनकाब सामान्यतः तभी करते हैं जब कंपनी के संचालक एवं सदस्य कंपनी के वैधानिक व्यक्तित्व का उपयोग किसी कपटमय उद्देश्य या बेईमानी की नीयत से करते हैं। न्यायालय ऐसा तब भी करते हैं जबकि वे कंपनी के पर्दे का उपयोग कानूनी प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाने या उनसे बचने या कोई अपराध करने या जनहित को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। न्यायालय कंपनी को बेनकाब कर कोई कार्रवाई या सोच कर करते हैं मानो कि कंपनी के सदस्यों, संचालकों से पृथक वह कंपनी विद्यमान ही नहीं है। न्यायालय सामान्यतः जिन परिस्थितियों में कंपनी को बेनकाब करते हैं वो परिस्थितियाँ दो प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, पहला वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन और दूसरा न्यायिक निर्णयों के अधीन। वैधानिक व्यवस्थाओं में बताया गया है कि ऐसी कानून और व्यवस्था ऐसे बनाई गई हैं जिनके अंतर्गत कंपनी का पर्दा उठाया जाना आवश्यक हो जाता है। दूसरा न्यायिक निर्णय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि के द्वारा जो निर्णय दिए गए उनका सहारा लेकर भी कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। अर्थात इनमें वो परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिनमें कंपनी के सदस्य, संचालक मंडल के सदस्य या अधिकांश सदस्य मिलकर के कंपनी में अन्याय को प्रबंध करके अनुचित तरीके से लाभ कमाते हैं। वो इस लाभ का हिसाब अपनी जेब में डालते हैं, बाकी लेनदारों को, ऋण पत्रधारियों को, वित्तीय संस्थाओं को जिनसे ऋण आदि ले रखा है उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं और बाद में ये कहते हैं कि हमारा तो पृथक अस्तित्व है, कंपनी अलग है, इस असीमित दायित्व के लिए, इस बड़ी भारी हानि नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ये कह सकता है या वैधानिक परिस्थितियों के अनुसार ये कहा जा सकता है कि कंपनी का पृथक अस्तित्व नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा जो अपराध किए गए, अपराध के द्वारा जो आपने अनुचित लाभ कमाया गया है, वो कंपनी का पृथक अस्तित्व नहीं स्वीकार किया जाएगा और सीधा इसके लिए आप लोगों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। और जो जिन ऋण पत्रधारियों को, लेनदारों को जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूर्ति आप स्वयं करेंगे। यही कंपनी का पर्दा उठाने का एक मुख्य अर्थ है। तो वैधानिक अवस्थाओं के अधीन जो बातें बताई गई हैं उनका हम यहाँ संक्षेप में
वर्णन कर लेते हैं। नंबर पहली बात है, असत्य अथवा कपटमय सूचनाओं, प्रलेखों, घोषणाओं आदि के आधार पर कंपनी का स्वामित्व कराने पर। कई बार सदस्य कपट करने के उद्देश्य से, कंपनी को नुकसान करने के लिए उद्देश्य से शुरू में, प्रारंभ में ही कंपनी में की स्थापना के समय, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय, स्वामित्व के समय में ही असत्य झूठी सूचनाएं प्रदान करते हैं, सूचनाओं का असत्य प्रस्तुतिकरण करते हैं, किसी प्रलेख में किसी महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को छिपा लेते हैं, कंपनी के स्वामित्व कराने के लिए की गई घोषणाएं किसी महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को छिपा लेते हैं और किसी कपटमय कार्रवाई के आधार पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर न्यायालय द्वारा, किसी अधिकरण के द्वारा कंपनी सदस्यों का दायित्व असीमित करने का निर्देश दिया जाता है। धारा 7 उपधारा 7 अधिकरण को ऐसा करने के लिए कंपनी के प्रत्येक अस्तित्व को नकारना एवं कंपनी के स्वामित्व के पर्दे को हटाकर वास्तविकता को देखना होता है। दूसरी बात इसमें ये बताई गई है, प्रविवरण में भ्रामक कथन की दशा में कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है, जिस प्रकार से महाविद्यालयों में प्रोस्पेक्टस में सभी प्रकार की महाविद्यालय में होने वाली गतिविधियाँ, पढ़ाई, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आदि का जो वर्णन दिया गया, उसी प्रकार से कंपनी का भी लेखा जोखा या वित्तीय स्थिति, जो भी इनकी सकारात्मक बातें होती हैं वो लिखने का प्रयास किया जाता है, जिसको देख करके कंपनी के जो सदस्य हैं, अंशधारी हैं, वो अधिक से अधिक शेयर खरीदने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रविवरण में भ्रामक स्थिति दी जाएगी या लाभ को अधिक दिखाया जाएगा तो अधिकाधिक सदस्य अंश खरीदने के लिए प्रेरित होंगे और उस कंपनी के अंश खरीदेंगे। परिणाम स्वरूप भ्रामक स्थिति तो पहले ही सदस्यों ने कर रखी है और वो नुकसान देने का प्रयास करेंगे और सदस्यों को नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में कंपनी का पर्दा उठाया जा सकेगा। कपटमय उद्देश्यों के लिए प्रविवरण के निरूपण की दिशा में कई बार उद्देश्य ही कपटमय होते हैं और कपटमय उद्देश्यों को लेकर के कंपनी का प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कंपनी का पर्दा उठाया जाएगा। कपटमय उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए गए धन निक्षेप को लौटाने में असमर्थ रहने पर कई बार कंपनी अपने ऋण पत्रधारियों और रसधारियों के द्वारा कंपनी में धन एकत्रित करना, पूंजी एकत्रित करना, इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं से और अन्य किसी प्रकार से कोई वस्तुएं भी निक्षेप आदि में भी रखी जा सकती हैं। ये नहीं है कि ऋण लेकर के मशीन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह खरीदी जाए। ऐसी वस्तुएं निक्षेप में भी कंपनी दूसरी कंपनी से या अन्य कोई संस्थाओं से निक्षेप में रख सकती है और ऐसी स्थिति में बाद में कपटपूर्ण स्थिति में वो लौटा नहीं सकती हैं। वापस उनका जो दायित्व लिया गया वापस देने में असमर्थ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनी का न्यायालय के द्वारा पर्दा उठाया जाएगा और वो वस्तु जो निक्षेप में रखी गई है या वित्तीय ऋण वगैरह लिया गया है वो वापस लौटाने के लिए जो व्यक्ति संबंधित हैं, जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार की कपटमय स्थिति बनाई है, वो व्यक्ति सीधे सीधे उत्तरदायी ठहराए जाएंगे और उनको उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा और उनसे वसूली की जाएगी। अगली बात है सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी की दशा में। सूत्रधारी और सहायक कंपनी पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी एक कंपनी है जो अच्छी आर्थिक स्थिति में होती है और वो अपनी कोई सहायक कंपनी खोलना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वो उस सहायक कंपनी के 51% शेयर स्वयं खरीदती है, 49% शेयर मार्केट में जारी करती है। तो वह कंपनी जो मुख्य कंपनी है वो सूत्रधारी होगी और दूसरी कंपनी वो सहायक कंपनी है। तो सहायक कंपनी की स्थिति में जितनी भी एक कंपनी या अधिक कंपनी सहायक कंपनियाँ किसी सूत्रधारी कंपनी के, तो उनका सभी का लेखा जोखा सूत्रधारी कंपनी को बनाना पड़ता है। और ऐसी सूत्रधारी कंपनी जो अपनी सहायक कंपनियों के हिसाब किताब में गड़बड़ी करेगी, लेनदारों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, तो कंपनी का पर्दा उठाया जाएगा और सूत्रधारी कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। कंपनी के स्वामित्व की जांच करने के लिए कई बार सार्वजनिक कंपनी जनता की कंपनी होती हैं, लेकिन कई बार हमें भी देखने को ऐसा मिलता है कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति की कंपनी है, ये व्यक्ति फला व्यक्ति की कंपनी है और इसमें फला व्यक्ति ही का ही नियंत्रण रहता है। ऐसा नहीं होता है। सार्वजनिक कंपनी जनता की कंपनी होती है। जैसे सार्वजनिक है उसी प्रकार सभी कंपनी होगी, क्योंकि जो इतने अंशधारी उसके लिए शेयर खरीदते हैं उन सब अंशधारियों का उसमें हित होता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई स्वामित्व कंपनी का किसी एक व्यक्ति का स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में अगर स्वामित्व लगता है किसी का ज़्यादा नियंत्रण है, तो निश्चित रूप से उस कंपनी में अनियमितताएं और अन्याय को प्रबंध की स्थिति देखने को मिल सकती है। और कंपनी का पर्दा उठा करके ऐसे उन व्यक्तियों को पता लगाने के लिए जो कंपनी की सफलता विफलता में वित्तीय हित रखते हैं,
उन कंपनियों का पता लगाने के लिए जो कंपनी की नीतियों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, उन लोगों का पता लगाया जाएगा और सीधे सीधे उनको उत्तरदायी ठहराया जाएगा। कंपनी के निरीक्षण को सरल करने के लिए कई बार न्यायालय द्वारा या अधिकरण द्वारा कंपनी का निरीक्षण करना भी आवश्यक हो जाता है, या सदस्यों की शिकायत के ऊपर, ऋण पत्रधारियों की शिकायत के ऊपर कंपनी का निरीक्षण कराया जाता है। और उस निरीक्षण के दौरान अगर कोई व्यक्ति उत्तरदायी ठहराया जाता है जिसने किसी प्रकार की कंपनी में बेईमानी या अन्याय को प्रबंध किया है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को, जो स्वयं संचालक है या सदस्य है, वो स्वयं जिम्मेदार है, उस व्यक्ति को ही उस नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। कपटपूर्ण व्यवहार की दिशा में कंपनी के समापन के दौरान ये ज्ञात होता है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कंपनी का व्यापार लेनदारों या अन्य व्यक्तियों के साथ कपट के इरादे से संचालित किया गया था। ऐसी दशा में अधिकरण का न्यायालय उन व्यक्तियों को कंपनी के सभी या कुछ ऋणों या दायित्वों के लिए ऐसे व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहरा सकता है। ऐसा करते समय अधिकरण या न्यायालय कंपनी के प्रत्यक्ष अस्तित्व के सिद्धांत को नहीं मानता, बल्कि कंपनी के पर्दे के पीछे बैठे उन लोगों को देखता है तथा उन्हें कंपनी के ऋणों के लिए तृतीय पक्षकारों के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराता है। कर भुगतान न करने की दिशा में भी कंपनियों का ये भी दायित्व बनता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इन सभी का समय समय पर जो टैक्स ड्यू बनता है वो टैक्स भी उसमें चुकाए। अगर ऐसी स्थिति में अगर वो टैक्स नहीं चुकाने की स्थिति में होते हैं, टैक्स नहीं चुकाते हैं, जानबूझ करके लापरवाही से टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो कंपनी का पर्दा उठाकर अधिकरण के द्वारा और न्यायालय के द्वारा ये जांच की जाती है कि कौन लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो ये टैक्स नहीं चुकाने की स्थिति में, दायित्व पूरा नहीं करने की स्थिति में जिम्मेदार है। उन लोगों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा और उन्हीं से ऐसा वसूल किया जाएगा। तो ये थे कंपनी की व्यवस्थाओं के अधीन जो प्रावधान जिनके अंतर्गत कंपनी का पर्दा उठाया जाता है। दूसरी बात की दी गई न्यायिक निर्णयों के अधीन, अर्थात समय समय पर न्यायिक निर्णय भी किए गए हैं, न्यायालयों के द्वारा निर्णय दिए गए हैं सदस्यों के ऋण पत्रधारियों की शिकायतों पर जिनके साथ अन्याय हुआ है, और उन न्यायिक निर्णयों के आधार पर भी ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिनसे कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। उसमें पहली बात है कंपनी के नाम का गलत विवरण देने या नाम प्रकट नहीं करने की दशा में कंपनी के अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे कंपनी का नाम विधिवत रूप से कंपनी के व्यावसायिक पत्रों, पत्र शीर्षकों, हुंडियों, प्रतिज्ञा पत्रों, विनिमय पत्रों, चेक आदि पर लिखे या छपवाएं। इन सभी या ऐसे ही अन्य प्रलेखों पर कंपनी का पूरा सही नाम, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्दों से लिखना चाहिए। किंतु कभी कभी कोई अधिकारी नाम के गलत विवरण वाले या अधूरे विवरण वाले अथवा बिना नाम के विलेख या पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है और कंपनी उस विलेख या पत्र के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाती है। तो ऐसी दशा में उस विलेख या पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ही इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। कंपनी के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने के लिए कभी कभी किसी कंपनी से संबंधित विवाद में ऐसे अवसर आते हैं जबकि कंपनी की वास्तविक प्रकृति को निश्चित या निर्धारित करना पड़ता है। उदाहरण के लिए किन्हीं कंपनियों के संचालक मंडल आपस में गुंथे हुए इंटरलॉकिंग ऑफ डायरेक्टेड हैं अथवा है या नहीं, कोई कंपनी किसी समूह या प्रबंध विशेष से संबंध रखती है अथवा नहीं, कोई कंपनी शत्रु कंपनी है अथवा नहीं, आदि अनेक प्रश्न हो सकते हैं। इन जैसे अनेक प्रश्नों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए न्यायालय को कंपनी का वैधानिक पर्दा उठाना पड़ता है और उसके वास्तविकता का पता लगाना पड़ता है। इसमें अगली परिस्थिति है कपट अथवा अनुचित व्यवहार की रोकथाम के लिए। कई बार न्यायालय द्वारा कंपनी में कपट और अनुचित व्यवहार की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। सदस्य या ऋण पत्रधारी या कंपनी में हित रखने वाले व्यक्ति इसकी शिकायत करते हैं तो भी न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है कि कपट और अनुचित व्यवहार की जांच की जाए, इसकी रोकथाम की जाए और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जाए। वैधानिक दायित्व से बचने के लिए बनाई गई कंपनी दशा में कई बार कंपनियां अपने वैधानिक दायित्व से भी बचती हैं। जिस व्यक्ति ने कंपनी का निर्माण वैधानिक दायित्वों से बचने के लिए किया तो न्यायालय कंपनी का पर्दा उठा सकता है तथा उसके सदस्यों को इसका उत्तरदायी ठहरा सकता है। इसमें एक उदाहरण है से भी ज़्यादा समझा जा सकता है। अंता ने बंता को एक ज़मीन का टुकड़ा बेचने का ठहराव किया, बाद में अंता ने अपना मन बदल लिया। न्यायालय के विनिर्दिष्ट निष्पादन के आदेश से बचने के लिए अंता ने एक कंपनी बनाई तथा वह ज़मीन उस कंपनी को बेच दी। इस कंपनी में अंता एवं उसके वकील का क्लर्क ही अंशधारी एवं प्रबंध संचालक थे। बंता ने अंता के विरुद्ध अनुबंध के विनिर्दिष्ट निष्पादन हेतु न्यायालय से आवेदन किया।
न्यायालय ने कंपनी के नाम जमीन से विक्रय को अनदेखी करके बनता के नाम जमीन अंतरित करने का आदेश दे दिया। न्यायालय ने कहा कि कंपनी अनुबंध पूरा न करने का एक बहाना था, अंततः अपने वैधानिक दायित्व से बचना चाहता था। अधिकांश सदस्यों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग करने की दिशा में कई बार देखने को मिलता है कि कंपनी के अधिकांश सदस्य ही, संचालक मंडल के सदस्य, अंशधारी सभी मिलकर के कंपनी की जो शक्तियाँ हैं उनको दुरुपयोग करते हैं, कंपनी में फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। अंततोगत्वा उसके सदस्यों को, ऋण पत्रधारियों को नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में भी कंपनी का न्यायालय के द्वारा पर्दा उठाया जाता है। कंपनी द्वारा ट्रस्टी अथवा एजेंट की स्थिति में कार्य करने की दिशा में यदि कोई कंपनी अपने सदस्यों की ट्रस्टी अथवा एजेंट के रूप में कार्य करती है तथा अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व खो देती है तो न्यायालय कंपनी को पर्दा उठा सकता है एवं कंपनी के दायित्वों के लिए सदस्यों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कभी कभी कोई कंपनी अपनी सहायक कंपनी का निर्माण इसलिए भी करती है कि वह कंपनी अपने शुद्धधारी कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य कर सके। भारत के उच्चतम न्यायालय की राय में ऐसी दशा में ऐसी कंपनियां पर्दा उठाया जा सकता है। अगली बात इसमें बताई गई, आर्थिक अपराधों में दायित्व निर्धारित करने के लिए कंपनियां भी बहुत सी बार, कई बार आर्थिक अपराधों में भी लिप्त रहती हैं और इन आर्थिक अपराधों में जरूरी नहीं है कि सभी सदस्य आपसे उसमें सम्मिलित हों, कुछ सदस्य या संचालक मंडल के सदस्य भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, तो उनकी भी जांच कराने के लिए कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। आर्थिक अपराधों में दायित्व निर्धारित करने के लिए भी कंपनी का पर्दा उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए उत्पादन शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम आदि के अधीन अपराधों के लिए कंपनी का पर्दा उठाकर दोषी संचालकों अधिकारियों को दंडित किया जा सकता है। कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों की अवहेलना करने पर, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक कंपनी लाभ कमाने के लिए बनाई जाती है। कंपनियों का उद्देश्य है सामाजिक हित का भी होते हैं, सामाजिक सुरक्षा भी है और कल्याणकारी योजनाएं भी होती हैं। जितना उत्पादन, जितनी क्वालिटी का, जितने अच्छे स्तर का कंपनी उत्पादन करती है उसका एक उचित मूल्य होना चाहिए। ये भी नहीं है कि उसका अधिक मूल्य हो। जनता की सेवा के लिए भी कंपनी की स्थापना की जाती है। न्यायालय उस दिशा में भी कंपनी का पर्दा उठा सकता है जबकि किसी कंपनी में श्रम कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों की अवहेलना की जा रही हो। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम इत्यादि कर्मचारियों श्रमिकों के कल्याण एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। यदि किसी कंपनी में इनकी अवहेलना होती है तो कंपनी के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को अवहेलना के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अंतिम बात इसमें बताई गई है कि कंपनी का अवैध या अनुचित उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर कई बार सदस्य सभी मिलकर के कंपनी का अवैध और अनुचित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी काम करने लग जाते हैं। कंपनी बनाई किसी और उद्देश्य के लिए जाती है और कंपनी अपने जो मुख्य उद्देश्य है उससे भटक करके किन्हीं अनुचित उद्देश्यों में लिप्त हो जाती है और उसमें लाभ कमाने लग जाती है। तो कंपनी का ये रूप नहीं रह जाता है। सार्वजनिक कंपनी का जैसा रूप होना चाहिए, विधिवत रूप से जैसे स्थापित की गई है, जैसा सम्मेलन किया गया, उसी के अनुसार अनुरूप कंपनी को काम करना चाहिए। अनुचित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए।